जवाब दीजिएगा। कंटेंट्स विच रिक्वायर एन एक्सटेंशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स टेक डैश टाइम फॉर लर्निंग एंड आर रिटेन्ड फॉर डैश ड्यूरेशन। मतलब क्या है, जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, यानी जिस कंटेंट को आप एज इट इज जस्ट फिट नहीं करेंगे, आपको अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को, अपने एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को, अपने वर्तमान संज्ञानात्मक संरचना या स्कीमा, जो भी वर्तमान मौजूदा जानकारी है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब आपको एकोमोडेट करना पड़ेगा। तो एकोमोडेशन में ज्यादा समय लगेगा या फिर जस्ट फिट इन करने में ज्यादा समय लगेगा, तो ये आप खुद ही समझेंगे। जब आपको पुराने को मॉडिफाई करना पड़े, चेंज करना पड़े, जस्ट ऐड करना है, किसी चीज को फिट इन करना है, एसिमुलेट करना है, तो कम समय लगेगा। एकोमोडेशन में ज्यादा समय लगेगा। तो आप लोग 40% लोग ही सही जवाब दे पा रहे हैं। तो ये शॉर्ट प्रोसेस तो नहीं होगा कि शॉर्ट टाइम फॉर लर्निंग एंड आर रिटेन्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। टाइम भी मॉडिफाई करने में ज्यादा लगता है और रिटेन्ड भी फिर वो लंबे समय तक रहता है, क्योंकि आपने पुरानी गलत सूचना को मॉडिफाई किया है, उसमें चेंज लाया है। तो चेंज लाने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर वो हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। लॉन्ग बिल्ली को देख करके आपने कुत्ता कहा। अब जब आपने कैट को देख के डॉग कहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्कीमा को मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन आएगा कि भाई ये कैट से अलग है डॉग, इसके ये फीचर्स होते हैं, ये भौंकता है, साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है, वॉटेवर ये चेंजेस हैं। जस्ट कैट का स्कीमा ऐड करना था तो एसिमिलेशन था कि एक और कलर की कैट दिखी, आपने ऐड कर लिया, इंफॉर्मेशन को आत्मसात हो गया, बात खत्म। ज्यादा देर नहीं लगेगी, शॉर्ट पीरियड लगेगा। लेकिन जब आपको चेंज करना पड़े, मॉडिफिकेशन करना पड़े पुराने स्कीमा में, जिसको एग्जिस्टिंग स्कीमा में या तो एक्सटेंशन करना हो या मॉडिफिकेशन करना हो, जस्ट फिट इन नहीं करना है, तो ये लॉन्ग प्रोसेस है। और ये जो ऐसे आपने मॉडिफाई करके जब पुराने में चेंज किया है, तो ये रिटेन भी लंबे समय तक ही रहेगा, क्योंकि आपको कंफ्यूजन क्लियर हुई होगी। भी देखिएगा, ये भी अच्छा सवाल है। The kind of assessment in which a student's scores are compared with the average performance of other students is called। यानी वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को स्टूडेंट्स स्कोर्स आर कंपेयर्ड विद अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से, एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स इज कॉल्ड। यानी आपका जो स्कोर आ रहा है, इसको अदर बच्चों के स्कोर्स के साथ कंपेयर किया जाएगा और फिर क्या बनेगी, एक मेरिट बनेगी। समझ गए क्या है ये? गलत जवाब दे रहे हो बहुत खुशी खुशी, 39-41% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। ये क्राइटेरिया रेफरेंस्ड नहीं है, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड है सीटेट। किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं है, बस 90 मार्क्स चाहिए आपको, 60% ले आओ, 150 का आपका पेपर क्लियर है। ये क्राइटेरिया सेट हुआ है, 33% नंबर ले आओ, पास हो जाओगे बोर्ड्स में। क्राइटेरिया सेट है, क्राइटेरियन रेफरेंस है। यहां पे कह रहे हैं एक बच्चे के स्कोर को दूसरों बच्चों के स्कोर से या उनकी एवरेज परफॉर्मेंस से कंपेयर करना है। ये टाइप्स देखो, अब ये मत कहना इंटेलिजेंस में तो हम कह रहे थे कि इंटेलिजेंस को कंपेयर मत करो, वो अलग चीज है। इंटेलिजेंस टेस्ट का पर्पस ये नहीं हो सकता कि बच्चों को आपस में कंपेयर करना। लेकिन जब हम टेस्ट ले रहे हैं और हमें कुछ लोगों को सेलेक्ट करना है, तो ये अलग प्रतियोगी परीक्षा की बात हो रही है, इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही है। तो यहां पे ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहलाता है। जैसे आपका DSSB का पेपर हो गया, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन का, PRT में आप देखते हैं मेरिट जाती है 160, है ना। क्यों? क्योंकि जो बाकी से कंपैरिजन में जो ऊपर होगा मेरिट में, उसको नौकरी मिलेगी, सबको नहीं दे सकते। तो सीटेट का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कंपैरिजन नहीं है, उसको क्राइटेरियन रेफरेंस कह रहे हैं। या केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हो गया, नवोदय विद्यालय का एग्जाम हो गया, इवन यूपी में सुपर टेट का एग्जाम हो गया, जहां भी नौकरी मिल रही है जनरली वहां पे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट लागू है, क्योंकि एक मेरिट बन रही है। टॉपर व्यक्तिगत विविधताओं को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, नहीं तो रोबोट्स हो जाएंगे, है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं बच्चों में और इंसानों में। इंटेलिजेंस का लेवल, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इंटरेस्ट चीजों में, उनका एनवायरमेंट, बहुत सारी चीजें में अंतर होता है, नहीं तो हम रोबोट्स हो जाएंगे अगर सब एक जैसे हो जाएंगे। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं।
अलग भाषा के आधार पर विविधता हो सकती है, जेंडर के आधार पर विविधता हो सकती है, आप किस समाज किस संस्कृति से आ रहे हैं उसके आधार पर विविधता हो सकती है, इंटेलिजेंस के स्तर के आधार पे पर्सनैलिटी अलग हो सकती है बच्चों की, उनका इंटरेस्ट एरिया अलग हो सकता है ना। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं, जो कि थर्ड ऑप्शन कह भी रहा है कि नॉर्मल डेपिक्शन ऑफ डाइवर्सिटी, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है विविधता का सामान्य चित्रण है ये, है ना, कि इंडिविजुअल्स में डिफरेंस पाया जाता है, ये एकदम आम बात है, विविधता का एक नॉर्मल पिक्चर ड्रॉ करने जैसा है कि हाँ डाइवर्सिटी जो हमारा देश में भी हम कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं कि विविधता में एकता, है ना। तो कॉग्निटिव एबनॉर्मेलिटी नहीं है कि लोग एक जैसे नहीं होते, अंतर पाए जाते हैं, ये कोई संज्ञानात्मक असमानता नहीं है, तो बल्कि अच्छी बात है। अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग तरह के होंगे, अपनी सोच में, समझ में, दिखने में, बुद्धि के स्तर में, पर्सनैलिटी टाइप में, कोई सीरियस रहता है, कोई शाय है, कोई एक्सट्रोवर्ट है। डेवलपमेंटल डेफिसिट्स अमॉन्ग सम चिल्ड्रन, नहीं ऐसा नहीं कि ये कुछ विकासात्मक कमियां हैं, जी नहीं। एबनॉर्मल पैरामीटर ऑफ देयर डिफरिंग आईक्यू लेवल्स, ये कोई एबनॉर्मल पैरामीटर नहीं है, आईक्यू के डिफरेंसेस का मतलब, और आईक्यू 60% पॉपुलेशन में लगभग सेम ही है एवरेज। देखिएगा ये क्या कहता है, असर्शन है, अभिकथन है, स्टूडेंट्स विद पुअर राइटिंग एबिलिटीज आर ऑफन स्टीरियोटाइप्ड बाय देयर टीचर्स एज इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। अच्छा सवाल है कि खराब लेखन क्षमता वाले बच्चे, यानी जिनकी राइटिंग खराब होती है, छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। तो कई बार टीचर्स उनको लेबल कर देते हैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं, डिस्ग्रेफिया होगा, या उतने अच्छे नहीं होंगे पढ़ने में, या दिमाग उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि राइटिंग अच्छी नहीं है। जिसकी राइटिंग अच्छी है उसको नंबर ज्यादा मिल जाते हैं, आपने ये बायस देखा है, बात तो सही है, ऐसा होता है कई बार। रीजन क्या है इसका, टीचर्स टेंड टू हैव इम्प्लिसिट बायस and hold assumptions about students learning behaviors that can affect students growth, यानी शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह है, यानी इम्प्लिसिट बायस है, एक भरा हुआ बायस है। बायस मतलब पार्शियलिटी एक तरह की, हर ह्यूमन में कुछ बायसेस होते ही हैं, झुकाव होता है कुछ चीजों के प्रति, ये वैसा ही इम्प्लिसिट बायस है। कोशिश करनी है आपको अपने जीवन काल में कि आप अपने बायसेस को अपने व्यवहार में ना आने दें, है ना। तो ये इम्प्लिसिट बायस है कि टीचर्स को लगता है कि जिसकी राइटिंग अच्छी है नॉलेज ज्यादा अच्छी होगी, इवन यूपीएससी तक में फायदा मिल जाता है राइटिंग का, तो अच्छी राइटिंग का। तो टीचर्स टेंड टू हैव इम्प्लिसिट बायस एंड होल्ड अजम्पशंस अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग बिहेवियर्स दैट कैन अफेक्ट स्टूडेंट्स ग्रोथ। इससे बच्चे की ग्रोथ जो है वो प्रभावित हो सकती है, क्योंकि टीचर्स का अपना जो ये पूर्वाग्रह है, हो सकता है एक बच्चा लिखता बहुत सुंदर ना हो, प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी ना हो, बट वो अच्छे से समझता हो, वैलिड पॉइंट्स लिख रहा हो, सही जवाब दे रहा हो। तो ये आप मैथ्स में देखते हैं कि वहां राइटिंग उतनी मैटर नहीं करेगी, अगर सही है कि टीचर्स का अपना इम्प्लिसिट बायस है, इसका सही रीजन है। तो ए एंड आर आर करेक्ट, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही जवाब आप लोग 51% लोग दे रहे हैं। तो क्लासरूम डाइवर्सिटी यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे होंगे, अलग रंग के बच्चे होंगे, अलग जेंडर के बच्चे होंगे, अलग क्षमताओं के बच्चे होंगे, अलग अलग इंटरेस्ट, एज, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड वाले बच्चे एक क्लास में होंगे। तो कौन सा तरीका है जो विविधता को बढ़ावा नहीं देता है? हमें विविधता को बढ़ावा देना है, लेकिन ये कह रहा है कि बढ़ावा नहीं देता है, तो आपको गलत ऑप्शन ढूंढना है, वही सही होगा क्योंकि पूछा ही गलत है। तो एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर यूनिक आइडेंटिटीज एंड कल्चर्स, ये तो बढ़ावा देगा, पॉजिटिव है, हमें तो नेगेटिव ऑप्शन चाहिए कि विद्यार्थियों को उनकी अनूठी पहचान और संस्कृति को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, अच्छी बात है, इससे तो बढ़ावा मिलेगा विविधता को। ये कह रहा है बढ़ावा नहीं देता है। अडेप्टिंग बिहेवियर बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइपिंग स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड्स एंड कल्चर्स, हाँ, इससे डाइवर्सिटी को बढ़ावा नहीं मिलेगा। फिर आप एक ही जाति का ग्रुप बना देंगे या एक ही तरह के फेवरेटिज्म चला देंगे क्लास में, तो विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना, ये डाइवर्सिटी को बढ़ावा नहीं देता। अगर आप अपनी स्टीरियोटाइप के बेसिस पे कि ये वाला रंग का बच्चा, गोरा बच्चा मुझे पसंद है, काले रंग का बच्चा मुझे पसंद नहीं है, तो ये आप अगर क्लास में करने लगे तो आप डाइवर्सिटी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप बाधित कर रहे हैं, है ना। फिर आप एक तरह से बहुत ही गलत कर रहे हैं क्लासरूम में। थर्ड ऑप्शन क्या है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट विद इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड कल्चर्स, कि ऐसे अवसर देना बच्चों को कि वो अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृतियों के और पृष्ठभूमि के लोगों से बात करें, कि एक किसान से भी बात करने का मौका मिले, एक डॉक्टर से भी बात करने का मौका मिले, आप एक खेत भी दिखाने ले जा रहे हैं कि कैसे फसल उगती है, और आप एक हॉस्पिटल विजिट भी ले जा रहे हैं बच्चे को।
ऑटिस्टिक बच्चा जो है, जो बच्चा ऑटिज्म से या स्वालीनता से जूझ रहा है, उसको किस चीज में आसानी होती है। एक चीज है जो जनरली पेपर में बार बार पूछी जाती है कि भाई ऑटिस्टिक बच्चा इस चीज के साथ कंफर्टेबल है, या ये ईज है उसके लिए, आसान है, या इस चीज के साथ कंफर्टेबल होता है। 40% लोग जो है गलत जवाब दे रहे हैं। ऑटिस्टिक बच्चा, ध्यान रखिएगा, कि कभी भी आई कांटेक्ट में कंफर्टेबल नहीं होगा। इवन ऑटिस्टिक बच्चे आई कांटेक्ट नहीं करते, है ना, वो कहीं और देख के ही बात कर रहे होते हैं या नीचे देख के बात कर रहे होते हैं। तो बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क स्थापित करने में ईज नहीं होती, डिसईज है वो, या प्रॉब्लम है, डिस्कंफर्ट है। फैमिलियर एंड प्रिडिक्टेबल रूटीन्स, ये बात एकदम सही है। सेकेंड ऑप्शन, 47% लोग सही जवाब अब दे रहे हैं। परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में, कि जो ऑटिस्टिक बच्चा है उसके लिए रूटीन इंपॉर्टेंट है, प्रिडिक्टेबल रूटीन हो, फैमिलियर एनवायरमेंट हो, रोज रोज उसका एनवायरमेंट मत बदलो, है ना, रोज रोज उसके टीचर को मत बदलो, या रोज रोज अलग अलग लोग, अगर ज्यादा नए एनवायरमेंट में आप उसको लेके जाओगे या रूटीन्स चेंज करोगे तो उसके लिए दिक्कत होती है। इवन उसके रूम का आपने, अगर मान लीजिए बेड कहीं और है, तो आप हर रोज उसका बेड, कुर्सी, टेबल चेंज करते रहते हो तो बच्चे को दिक्कत होगी। नॉर्मल केस में होती है, जिनको ऑटिज्म नहीं है, तो ऑटिस्टिक बच्चे को तो और ज्यादा दिक्कत होती है अगर उसका रूटीन या इवन रूम की सेटिंग भी बहुत ज्यादा चेंज होती है अगर जल्दी जल्दी। तो ये क्योंकि स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर होता है, इसमें सेम चीज रिपीट करते हैं बच्चे, बहुत बार सेम चीजें बोलते हैं। बाय स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण, कि बच्चे एनालाइज कर रहे हैं कि भाई मैंने 30 क्वेश्चन का एक मॉक लगाया, मुझसे गलती कहां हुई, नंबर कटे कहां, क्या ठीक किया, क्या गलत किया, गलतियां एनालाइज कर रहे हैं। तो इसमें एरर एनालिसिस बाय स्टूडेंट्स में क्या होगा, हिंडर्स मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, बिल्कुल भी नहीं। एरर एनालिसिस में तो मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, परासंज्ञानात्मक क्षमताएं लगेंगी कि आप रिव्यू कर पाए, रिफ्लेक्ट कर पाए, प्लान कर पाए, देख पाए, अपनी गलतियों को एनालिसिस कर पाए, तो ये तो गलत हो जाएगा। इज अ फ्यूटाइल एक्टिविटी इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपनी गलतियां ही नहीं पकड़ पा रहे हैं तो फिर तो सीखेंगे कहां से आप। जो एरर्स पकड़ ही नहीं पाएगा वो कैसे ठीक करेगा उनको, तो ये तो फ्यूटाइल तो नहीं है, ये खराब या ऐसी फालतू का एफर्ट तो नहीं है। सपोर्ट्स स्टूडेंट्स इन रिटेनिंग देयर लर्निंग, ये हेल्पफुल बात है कि आपकी लर्निंग को रिटेन करने में, बनाए रखने में, मजबूत करने में हेल्पफुल होता है जब आप एरर्स का एनालाइज करते हैं कि कहां गलती हुई थी, उससे आपने सीख लिया, अब हमेशा के लिए वो ठीक हो गई। फोर्थ ऑप्शन है क्रिएट्स फर्दर गैप्स इन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, विद्यार्थियों की समझ में और अधिक फासला पैदा कर देते हैं। नहीं भाई, गलती के एनालिसिस से गैप जहां था वो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि गैप बढ़ जाएगा एरर एनालिसिस से। ये क्या कहता है, अ टीचर हु कॉन्शियसली टेक्स एग्जांपल्स ऑफ साइंटिस्ट्स ऑफ ऑल जेंडर्स इन हर मिडिल स्कूल क्लासरूम इज ट्राइंग टू, यानी एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि वो, मतलब साइंटिस्ट मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, है ना, या मैथमेटिशियंस मेल्स और फीमेल्स दोनों हो सकते हैं। एग्जांपल्स दोनों प्रयोग में ला रही है, चाहे एग्जांपल्स कम हो ज्यादा हो, उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। इसका मतलब वो ट्राई कर रही है टू ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप्स, कि किस पेशे को जेंडर से ना जोड़ा जाए, क्योंकि वो स्टीरियोटाइप बना है एक रीजन से, है ना, रूढ़िवादिता है उसमें कि चला आ रहा है इसीलिए मान लिया गया है, उसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। रीइंफोर्स नहीं कर रही, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम कर रही हैं, वो तो मजबूत नहीं कर रही। जेंडर आइडेंटिटी को एनेबल कर रही है, जेंडर आइडेंटिटी कि आप खुद को कैसे देखते हैं, किस रूप में देखते हैं, मेल फीमेल, बायोलॉजिकली डिफरेंट हो सकते हैं आप। कंस्ट्रक्ट जेंडर कॉन्स्टेंसी के जेंडर फिक्स होता है, ये सब भी बात नहीं हो रही है। निर्देशित खोज आधारित उपागम, यानी गाइडेड डिस्कवरी, मतलब टीचर है जो हेल्प करेगा, बच्चे डिस्कवर करेंगे। इसकी बात ब्रूनर करते हैं, जो स्कैफोल्डिंग की भी बात करते हैं। तो टीचर यहां गाइड करेगा, स्कैफोल्ड करेगा। वाइगोत्स्की यूज करते हैं स्कैफोल्डिंग एज अ कॉन्सेप्ट को अपनी थियरी में, बट बात जो की है इनिशियली स्कैफोल्डिंग की, मचान की, टेम्परेरी हेल्प की, वो ब्रूनर ने अपनी थियरी में की है, जिसमें ये 3 स्टेजेस भी बताते हैं कि आइकॉनिक स्टेज होती है, सिंबॉलिक स्टेज होती है, एनेक्टिव स्टेज होती है। उस पर चर्चा कभी और तसल्ली से करेंगे। अभी आप ये मान लीजिए वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है, वो स्पाइरल करिकुलम की बात करते हैं, डिस्कवरी लर्निंग की बात करते हैं, कैसे बच्चा एक्टिवली
नॉलेज को डिस्कवर करेगा। तो अधिगम के निर्देशित खोज आधारित गाइडेड डिस्कवरी में क्या है, टीचर हेल्प करेगा, क्यूज देगा, हिंट्स देगा, स्कैफोल्ड करेगा जहां जरूरत है बच्चे को, और बच्चा खुद से डिस्कवर कर रहा है। नो प्रायर प्लानिंग और प्रीवियस नॉलेज इज रिक्वायर्ड। नहीं भाई, किसी भी चीज में प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, पूर्व ज्ञान आवश्यक होता है। ऐसा कोई काम नहीं है जहां पूर्व ज्ञान की कोई वैल्यू ही ना हो, है ना। वो काम कितना है वो एक अलग बात है, बट पूर्व ज्ञान इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो हम कहते हैं भाई जिनका एक्सपीरियंस है 10 साल का, ये एक्सपीरियंस को हम महत्वपूर्ण मानते हैं कई फील्ड में। क्यों? क्योंकि प्रीवियस नॉलेज इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू लर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर देमसेल्व्स। शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना के जहां अवसर मिलेंगे, बिल्कुल यहाँ पे बच्चे खुद से सेल्फ नॉलेज क्रिएट कर पाएंगे। गाइडेड डिस्कवरी में ये है, एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा बच्चे को। जहां फुल क्लासरूम यानी 6th to 8th क्लास की बात हो रही है, शुड बी फाउंड ऑन थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ। एक एक्टिव यानी सक्रिय क्लासरूम, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। यानी बच्चे जहां एक्टिव हैं, एक्टिव क्लासरूम किस स्कूल ऑफ थॉट या साइकोलॉजी के बेसिस पे बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, सेकंड ऑप्शन 75% लोग, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। रचनावाद अकेले भी लिखा होता तो सही ही होता, सामाजिक रचनावाद, क्योंकि बच्चे सक्रिय हैं, ग्रुप में सीख रहे हैं, तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी वाइगोत्स्की की बात हो रही है। अगर रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म होता है या सिर्फ रचनावाद होता तो रचनावाद में पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों आ जाते हैं। पियाजे रेडिकल यानी उग्र रचनावादी हैं जो बच्चे की एक्टिविटी पे ज्यादा जोर देते हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी सामाजिक रचनावादी वाइगोत्स्की हैं जो ग्रुप एक्टिविटीज पे या समाज के साथ सीखने पे ज्यादा जोर देते हैं, बट बच्चों को दोनों एक्टिव रखने पे जोर देते हैं। रचनावाद में बच्चा एक्टिव ही रहता है। मनोगत्यात्मकवाद को एजुकेशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, ये फ्रॉइड का है और आपके सिलेबस में इसका कोई लेना देना है भी नहीं। साइको एनालिसिस भी इसी को बोलते हैं, फ्रॉइड वाले स्कूल ऑफ थॉट को, इसको साइकोसेक्सुअल थियोरी भी बोलते हैं। बिहेवियरिज्म से हम बचते हैं क्योंकि ये भर भर के रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करता है, और हम बच्चे को एक्टिव रखने की बात करते हैं। रिवॉर्ड पनिशमेंट रोट लर्निंग की तरफ ले जाता है, ना कि सक्रियता या एक्टिव होने पे। ये पैसिव बना देता है बच्चे को, तो इसको हम मॉडर्न डे में अच्छा नहीं मानते हैं। कैन एनेबल स्टूडेंट्स बिकम स्ट्रेटेजिक सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर्स। एक मिडिल स्कूल टीचर है यानी 6th to 8th क्लास की टीचर है, एनेबल कर सकती है, हेल्प कर सकती है स्टूडेंट्स को टू बिकम स्ट्रेटेजिक सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर्स, कि खुद से बच्चे मोटिवेटेड रहे कि भाई एग्जाम तुम्हारा है, पेपर तुम्हारा है, पढ़ लो भाई, जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, है ना, और मौका भी दोबारा नहीं मिलेगा नौकरी का। तो ये क्या है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्व प्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं, आपसे पूछा है कौन सा तरीका सही है। तरीके तो बहुत सारे, तरीका तो ये भी है कि पढ़ लो नहीं तो रिक्शा चलाओगे, बट ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। हालांकि फियर से बहुत लोग काम कर जाते हैं, लेकिन दैट इज नॉट द राइट वे फॉर अ टीचर। एटलीस्ट टीचर के लिए सही तरीका नहीं है, उसमें चाहे कितना भी सच हो। प्रोवाइडिंग वेरिड फॉर्म्स ऑफ रीइंफोर्समेंट फॉर एवरी टास्क कंप्लीटेड। हर बार जो भी आपने कार्य पूरा किया है उस पर पुनर्बलन, गुड, वेरी गुड, शाबाश कहना। तो सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, तो बाहर से आपको कोई मोटिवेट करता रहेगा, कहता रहेगा, तब तक आप काम करेंगे। सेल्फ मोटिवेशन है कि बाहर से जरूरत ना पड़े, रीइंफोर्समेंट बाहर से मिलता है। डिक्टेटिंग वेल प्रिपेयर्ड आंसर्स टू क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक, ये रट्टाफिकेशन है, इससे कोई मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन नहीं है। स्ट्रेसिंग अपॉन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्टिंग, ये भी, इसमें भी कोई सेल्फ मोटिवेशन का नामो निशान नहीं है। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर मेटाकॉग्निटिव नॉलेज एंड स्किल्स, कि बच्चों में उनकी थिंकिंग प्रक्रिया को, उनकी सोच को जगा दो कि वो गलतफहमी में ना जी रहे हो। अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान यानी वो रिफ्लेक्ट करें, रिव्यू करें अपने एक्शंस को, प्लान करें। हम सबसे पहला क्वेश्चन यही डिस्कस कर लेंगे कि ऑफिशियली उन्होंने क्या माना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, अ मेजर डेवलपमेंटल टास्क ड्यूरिंग डैश इज द सर्च फॉर आइडेंटिटी, पर्सनल, सेक्सुअल एंड ऑक्यूपेशन। मेजर डेवलपमेंटल टास्क ड्यूरिंग डैश स्टेज इज द सर्च फॉर आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी, सेक्सुअल आइडेंटिटी, ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी, बेसिकली आइडेंटिटी क्राइसिस का काल कौन सा है? एडोलेसेंस। कि मैं काम क्या करूंगा, तो वोकेशनल एंजाइटी भी है, मैं एज अ पर्सन कौन हूं, सेक्सुअली ओरिएंटेशन क्या है, मैं खुद को कैसे देखता हूं, है ना, ये सब एडोलेसेंस का आइडेंटिटी क्राइसिस है। इसलिए इस सीरीज में जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे जीन पियाजेस थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज डिस्टिंग्विशेस फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग। ये बहुत सवाल आता है, कभी कह देंगे प्री ऑपरेशनल से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को क्या चीज अलग करती है, इसमें पूछ लिया फॉर्मल ऑपरेशनल से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या डिफरेंस है, कैसे पता चलेगा किस एक कैरेक्टरिस्टिक से कि बच्चा कॉन्क्रीट में है कि फॉर्मल ऑपरेशनल में है। कॉन्क्रीट थर्ड स्टेज है 7 से 11 वाली, और ये 11 एंड अबव फाइनल औपचारिक संक्रियात्मक है। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन फॉर्मल ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात हो रही है। कंजर्वेशन अगर प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट की हो रही होती तो अंतर हो जाता। ऑब्जेक्ट परमानेंस की तो यहां बात ही नहीं है, तो जन्म से 2 वर्ष में आ जाता है वस्तु स्थायित्व। सिंबॉलिक प्ले ये 2 से 7 में, तो ये प्री ऑपरेशनल से अलग करना होता तो आ जाता। ठीक है, बचा क्या एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, क्योंकि कंजर्वेशन तो आ जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, है ना। ये कंजर्वेशन पूछे तो प्री ऑपरेशनल से अलग करता है, ये प्री ऑपरेशनल को सेंसरी मोटर से अलग करता है, ये प्री ऑपरेशनल को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से अलग करता है। लेकिन अमूर्त तर्क जो है वो कॉन्क्रीट को फॉर्मल ऑपरेशनल से अलग करता है, क्योंकि कॉन्क्रीट और फॉर्मल में ये अंतर है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में मूर्त संख्यात्मक में अमूर्त चिंतन नहीं आया, क्योंकि वो तो कॉन्क्रीट है, मूर्त है। कॉन्क्रीट वो चीजें जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। अमूर्त। क्वेश्चन नंबर 28, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर? गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटर नंबर्स। नहीं भाई, गुड बॉय गुड गर्ल को तो पढ़ी ही नहीं है, ग्रेटेस्ट नंबर की नहीं पढ़ी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की को, ये थर्ड स्टेज है। तो यहां तो के कोई बात नहीं, दुनिया में लोग मतलब दुनिया में कुछ भी होता रहे, आप कुप्रथाएं भी चलाते रहोगे, दहेज भी चल रहा है तो चले, क्योंकि आपके माँ बाप तो कहेंगे हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है बेटा, तुम तो गुड बॉय तभी कहलाओगे जब बात मानोगे। तो अब ये ग्रेटर गुड के लिए सही नहीं है, लेकिन आप लगे पड़े हैं गलत काम को भी सही करने में। क्यों? क्योंकि आपको तो प्रेज चाहिए, प्रशंसा चाहिए। तो ये एक्सप्लेनेशन गलत है, ये 5th स्टेज का एक्सप्लेनेशन है 3rd स्टेज पे। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में अपहोल्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी। प्रिंसिपल्स की कोई बात ही नहीं होती लॉ एंड ऑर्डर में, तो सिंपल आपको एक ऑर्डर फॉलो करना है ताकि सोसाइटी में केओस ना हो, एक क्रम बना रहे, सब नियम का पालन करें। सब रेड लाइट तोड़ेंगे तो कैसे चलेगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, कंसिडरेशन ऑफ परसेप्शन ऑफ अदर्स, दूसरों के धारणा पर ध्यान देना या परसेप्शन पे ध्यान देना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस क्या कह रहा है भाई? अवॉइडेंस ऑफ बैड कॉन्सिक्वेंसेज। यही सबसे सच्ची बात है यहाँ पे जो सही कही गई है, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में कंसिडरेशन ऑफ परसेप्शन ऑफ अदर्स नहीं, अगर बड़े ग्रेटर गुड का, यानी ये जो पहले वाली एक्सप्लेनेशन है ये इसकी है 3rd की, है ना। ये अच्छा सवाल बनाया उन्होंने। तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, अवॉइडेंस ऑफ बैड कॉन्सिक्वेंसेज, क्योंकि ये पहली ही स्टेज है कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट में, प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी। दिन पहले वो देख लेना अभी रिसेंटली। लेव वाइगोत्स्की प्रपोज्ड दैट, वाइगोत्स्की ने क्या प्रस्ताव दिया है, ये सवाल है आज का आखिरी सवाल। फिर आप छुट्टी हो जाएगी, आप अपने घर जा सकते हैं, मैं अपने, हम दोनों अपने ही अपने घर हैं, मतलब हम सभी, दोनों तो कहना गलत होगा, इतने सारे लोगों को हजारों में लाइव हुए हैं, और अगर 2500 लोगों को ये कह दिया जाए कि दोनों अपने अपने घर। चलो फटाफट। चिल्ड्रंस थिंकिंग क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स, ये बात पियाजे महाराज कहते हैं, ना कि वाइगोत्स्की, कि बच्चों की सोच वयस्कों से क्वांटिटेटिवली, तो वो भी नहीं कहते, कोई नहीं कहता ये, मात्रात्मक नहीं गुणात्मक, क्वालिटेटिवली अलग है, पियाजे ये कहते हैं। क्वांटिटी में तो सेम ही है, अमाउंट इज सेम, काइंड इज डिफरेंट, तो ये तो बात ही गलत है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स, ये पियाजे कहते हैं, ये जीन पियाजे कहते हैं कि वयस्कों से गुणात्मकता में अलग होती है, कि आप का बच्चे, आपका दिल टूटा है इसलिए आप रो रहे हैं, बच्चे का पैन टूटा है वो इसलिए रो रहा है, या फिर आप सोच दोनों रहे हैं, काइंड अलग है। आप भी दिन भर सोचते हैं, बच्चे के दिमाग में भी विचार आते हैं, बच्चे के दिमाग में विचार आ रहे हैं, आज खाने को क्या मिलेगा, मुझसे मेरा खिलौना टूट गया, उस पे रो रहा है, उस पे सोच रहा है, आप कह रहे हो मेरा दिल टूट गया, बस क्वालिटी का अंतर है, सोच आप भी रहे हो, सोच वो भी रहा है ना। तो ये बात पियाजे कह रहे हैं कि क्वालिटी में अलग है, गुणात्मकता में अलग है, काइंड इज डिफरेंट, अमाउंट सेम है, क्वालिटी अलग है सोच की, बच्चे और बड़े की। Children have a lot of potential which includes tasks they can do with others support. ये वाइगोत्स्की कह रहे हैं।
चिल्ड्रन आर born unruly and society needs to teach them social behaviors. बच्चों में कमी दोनों में से कोई नहीं निकालता। अनियंत्रित पैदा होते हैं, उनको नियंत्रित करना है, फालतू बातें हैं। बच्चे सीखने की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं या सीखने की क्षमता रखते हैं, ये दोनों कहते हैं। चिल्ड्रन हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बच्चों में बहुत